और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। साथियों, जब मैं मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूं तो मेरी बात सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। मेक इन इंडिया हमारे लिए यह डिफाइनिंग मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी में जापान में आया था। हम जापान की तरह ही इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक डेवलपमेंट हब बन सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया की अधिकांश बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय ओरिजिन के लोग बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। जैसे जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, वैसे ही भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी दुनिया में जब स्थापित होगी तो उसके बाद हम जब एक पेन भी बनाएंगे तो उसकी ब्रांडिंग हम इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित कहकर कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में हुंकार भरने की तैयारी में और उससे पहले सियासत गरमाई है क्योंकि ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा ने पीएम मोदी के दौरे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ऐसे शब्द बोल दिए जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে उत्तरबंगेर আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। ममता सरकार के मंत्री ने पीएम का नाम लिए बिना ही उन पर कटाक्ष किया तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। उदयन गुहा is a notorious people. He is known for his this kind of derogative statement, and this is the habit of the TMC leader to selling everything. They are expert in selling, whether it is sand or it coal. So that's why every time selling, this word always will come in the mind of the TMC leader. So that's why Udayan Guha is using this kind of derogative word. छी शर्म करना चाहिए। टीएमसी के नेता, उनकी मुख्यमंत्री उग्रवादी घुसपैठियों का अब धीरे धीरे रेड कारपेट बना के रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा कदरदान टीएमसी और ममता बनर्जी हैं और वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसने हमारी बहनों का सिंदूर खत्म किया, उसको भी खत्म करने का काम किया है। इधर पीएम के बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल से भी एक प्रवासी पक्षी की तस्वीर शेयर की गई जिसके गले में बीजेपी का गमछा लटका हुआ है और इसके साथ लिखा गया है, आए हो तो बता के जाना। पोस्ट में इस तस्वीर के साथ कहा गया है कि चूंकि प्रवासी पक्षी बंगाल में अपना मौसमी दौरा कर रहे हैं तो एक सरल प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते। केंद्र अभी भी बंगाल के हक का 1.70 लाख करोड़ रुपए का बकाया क्यों रोके हुए है। तो बंगाल दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी घेराबंदी जो टीएमसी की तरफ से शुरू कर दी गई है। वहीं बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचेंगे तो फिर क्या कहेंगे और कैसे विरोधियों को जवाब देंगे, इसको लेकर सबकी नजर है। पर बंगाल के बाद पीएम मोदी तूफानी दौरे में आज चुनावी राज्य बिहार भी जाएंगे। 35 दिन बाद पीएम मोदी दोबारा बिहार पहुंच रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी पहुंचे थे और बदला लेने का ऐलान किया था। आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और आज उस वादे को निभाने के बाद, पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद पीएम मोदी फिर बिहार की धरती पर होंगे। पटना में पीएम मोदी का रोड शो होगा। करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में 32 जगह पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए फूल मालाओं से सम्मानित किया जाएगा। शाम करीब 5:30 बजे पटना एयरपोर्ट से रोड शो शुरू होगा और बीजेपी दफ्तर तक जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जो बिहार के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि नए टर्मिनल से यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हासिल होंगी, जिससे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन से पहले नए टर्मिनल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर बिहारियों की ये मांग थी कि यहाँ पर भी वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसका निर्माण मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कहना है कि बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं और पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। कांग्रेस नेता सांसद शशि थरूर भारत का पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रख रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो देश के भीतर उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रही। शशि थरूर जिस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान का पर्दाफाश कर रहे हैं, उसका हर कोई मुरीद हो गया है। पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी की दीवार को ताक पर रखकर देश के लिए जोरदार तरीके से भारत का पक्ष दुनिया के सामने वो पेश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज सियासी दीवार के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। थरूर के खिलाफ पहले भी कई बार मोर्चा खोल चुके उदित राज ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। उदित राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में शशि थरूर का सीधे सीधे नाम लिया, कांग्रेस पार्टी के प्रति बेईमानी करने का आरोप लगाया। उदित राज के पोस्ट को पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने रिपोस्ट भी किया। काश मेरे बस में होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता कि इनको सुपर प्रवक्ता बनाइए और भारत के जमीन पर आने के पहले विदेश मंत्री बनाइए। वहाँ जाकर के मोदी नामा पढ़ रहे हैं, जब तो या तो पोल खोलने तक सीमित रहते तो हम भी कुछ न बोलते। मोदी जी की सरकार के पहले लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर कभी सेना ने पार ही नहीं किया था। 1965 में लाहौर तक चढ़ी हमारी सेना, कई जगहों पर घुसी और 1971 में 2 टुकड़े हो गए। और मनमोहन सिंह जी के समय में सर्जिकल स्ट्राइक होते थे, लेकिन खुलासा नहीं होता था। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कांग्रेस का हाथ किसके साथ? क्या कांग्रेस पार्टी में देश के लिए बोलना मना है? हम भारतीयों को कम से कम इस महत्वपूर्ण समय में एक स्वर में बोलना चाहिए। तो शशि थरूर, जिनकी घेराबंदी उन्हीं की पार्टी के भीतर से की जा रही है और उनको लेकर विवाद उन्हीं के पार्टी के लोग खड़ा कर रहे हैं, उस पर शशि थरूर की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया पर शशि थरूर ने पोस्ट किया, मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैंने युद्ध और सैन्य इतिहास की बात नहीं की है। ये शशि थरूर की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से उदित राज जिक्र कर रहे थे, चाहे वो 1965 का जिक्र कर रहे हो, 1971 का जिक्र कर रहे हो, ये वो दौर है जब बाकायदा युद्ध हुए हैं और इसी को लेकर शशि थरूर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मैंने युद्ध और सैन्य इतिहास की बात नहीं की। आलोचकों के लिए मेरे पास समय नहीं है। खबर पक्की है, देख रहे हैं। अब खबर जम्मू के उधमपुर जिले से आ रही है। उधमपुर ईस्ट सीट से विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा दिए हैं। भारतीय एयरफोर्स पर निशाना साध रहे हैं रणवीर सिंह पठानिया। बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू के उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया और ऐसा बयान दे दिया है, भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे, ये कह रहे हैं बीजेपी विधायक। हमारा कसूर है, हमने इन्हें पलकों पर बिठा रखा है। सबके ध्यान में है कि एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ। नालायकी इनकी होगी और ये लोग सोए हुए होंगे। ये तमाम बातें रणवीर सिंह पठानिया की तरफ से कही गई हैं। सुना देते हैं आपको।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त रणवीर सिंह पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास लेकर चलेंगे, आपको जरा समझते हैं। पठानिया साहब, ये जो बयान दिया है आपने, मुझे इस बयान के मतलब समझाते चलिए सर, क्या मतलब है इस बयान का? जी, मैंने आपका बयान और आपका ओपनिंग कमेंट बड़े ध्यान से, बड़े विनम्रता से सुना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा एक्सप्लेनेशन का समय देंगे। जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका जो पंच लाइन है, आई वांट टू कॉन्टेस्ट, आई वांट टू कॉन्ट्रोवर्ट इट, आपका पंच लाइन ही बिल्कुल गलत है। भारत माता की जय से ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ और भारतीय सेना जिंदाबाद के नाम से शुरू हुआ है, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपके ध्यान में रहे कि इंडियन एयरफोर्स ने ही, इंडियन एयरफोर्स ने उसे रियासती एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के रोड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको एक्सटेंड करने की बात करी है। हमारा ध्यान है कि अगर आप रोड एक्सटेंड करेंगे तो वहां पे लोगों को कंपनसेशन दिया जाए, लैंड एक्विजिशन के तहत उनको मुआवजा दिया जाए। मैंने ये जो उक्त बयान है, मैंने ये जरूर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने अपना बॉर्डर, लेकिन ये काट बांध के, ये कट एंड पेस्ट वाला बयान है। इस क्षेत्र में आपको बता दूं, इस कट एंड पेस्ट बयान को आप अनइंटरप्टेड जो अपने चैनल पर चला रहे हैं, इसी संदर्भ में कल रात में रियासती पुलिस ने FIR रजिस्टर किया है, कार्रवाई इसमें जारी है। कुछ शरारती तत्व, कुछ शरारती ताकतें, और चूंकि आज गृह मंत्री जी का आज शायद कोई दौरा, तो उस नाम पे कोई नया, देखें कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है। आज बड़े अफसोस की, बड़े चिंता की बात है कि एक डॉक्टर, एक एडिटेड, एक मॉर्फ्ड वीडियो को एक राष्ट्रीय चैनल, अपने एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, इसीलिए आपको ये मंच दिया मैंने, ताकि अगर कोई यहाँ पर विरोधाभास है, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन है, अगर कोई भ्रम फैलाया जा रहा है तो वो दूर हो जाए। देखिए, आपको इसीलिए बुलाया एबीपी न्यूज पर, और आपसे हम सफाई इसीलिए मांग रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपसे मैं समझना चाहती हूँ। सर, मुझे आप ये बताइए कि जो आपने बात कही है कि साहब क्या हुआ एयरफोर्स स्टेशन पर, सबने देखा, सबके ध्यान में है एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ। सर, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, क्या हुआ सर एयरफोर्स स्टेशन पर, बताइए। जी, आप अगर पूरा जो, मैं आपको पूरा वीडियो अपना यहाँ का भेजूंगा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा आपको कि जब वहां पे ये एयरफोर्स की आई, एयरफोर्स की यहाँ पे स्टेशन आया, हमने पलकों पे बिठाया, आप आइए। हमने जगह मुफ्त इनको दी। मेरा कहने का मकसद था, हमने बिना कंपनसेशन के लैंड इनको दी है। अब लैंड देने के बावजूद अगर हमारे वहां पे मकान बने हैं वहां पे, तो कृपा करके हमें कंपनसेशन, ये मैंने कभी भी ये स्टेटमेंट किसी एयरफोर्स ऑफिसर के बारे में, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। सर, पलकों पर किसको बिठाया हुआ था आपने? हमने इनको पलकों पर बिठाकर रखा। जी, मैंने किसको बिठाया था सर, जिसको आप पलकों से नीचे गिरा दिया है? किसको इतना आपने सम्मान दे दिया कि आपको लगा हमने इन्हें अपने सिर पे बिठा लिया, अब इनको सिर से उतार के फेंकेंगे? किसके लिए कही आपने ये बातें? हम लोगों ने, जी, हमने 30 वर्ष पहले वहां पे एयरफोर्स स्टेशन आया, मैंने उस पर कहा है कि हमने बिना मुआवजे के इनको जमीन दी, हमने 1 रुपया भी रियासती वहां के जो लोकल लैंड ओनर थे उन्होंने इनसे क्लेम नहीं किया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि अब अगर ये लैंड क्लेम करे तो उसका कंपनसेशन दे। कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के ऊपर कटाक्ष करना, देखे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 3 से 4 दिन में ही अपने घुटनों के बल लाया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर कि ऑपरेशन सिंदूर की एबीपी न्यूज पर बैठकर अब आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये यहाँ पर कुछ तो लिहाज रख लेते सर अपने शब्दों का। यही एयरफोर्स के जवान, जब बात सड़क चौड़ी करने की आ जाती है एयरफोर्स स्टेशन के सामने, तो फिर आप कोई कोर कसर छोड़ते नहीं है सर। चलिए, मान भी ली जाए आपकी बात कि ये डॉक्टर्ड आपका वीडियो है और काट छाट कर चलाया गया है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है ना सर कि मुआवजे के चक्कर में आपने सेना के लिए इस तरीके के शब्द कर दिए कि पलकों पर बिठाया और अब हम नालायकी है इनकी, आप इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उससे तो नहीं बच सकते हैं आप? मैंने कभी नहीं कहा इनको नालायक। देखें रवाना जी, मैंने कभी इनको नालायक नहीं कहा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो मेरा डायरेक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बदियप्ती जो मीटिंग के बाद मैंने दी, आप उसको पूरा परिप्रेक्ष्य में देखें और उसके बाद आपको जो कॉन्टेक्ट, ये डॉक्टर वीडियो कुछ शरारती लोगों का छोटा सा क्लिप सर, एक सेकंड, आप बार-बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं बयान दोबारा सुना देती हूँ। रुक जाइए, जरा सा बयान सुना देते हैं, सुनाइए जरा, बयान चलाइए पठानिया साहब का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। इसमें क्या सर क्रेडिटेड है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में है क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये, कि क्या है पठानिया साहब? किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं आप?
रवाना जी मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने कहा आपको कि आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से देखें। अब सर कॉन्टेक्स्ट पर आ गए आप, दिक्कत तो ये है ना सर, आप लोग कभी कॉन्टेक्स्ट पर आ जाते हैं, कभी आप लोग कहते हैं कि शब्दों में हेरफेर हो गई है और मामला जब आगे बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ माफी होगी। सर इस्तीफे आप लोगों से निकलते नहीं है, इतने सत्ता के आप लोग लालची है। माफ कीजिएगा मैं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन तो बहुत आहत हुआ है सर, और जो हिंदुस्तानी आपकी बात सुनेगा उसका मन इसी तरीके से आहत होगा सर। आपने जो बयान दिया सर वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाला बयान है। अपने एयरफोर्स के जवानों को आप नालायक कह रहे हैं, आप एयरफोर्स के जवानों के लिए कह रहे हैं कि ये सो रहे होंगे। ये बयान शोभा देता है आपको? रवाना जी मेरी बात सुनेंगे आप कृपा करके? जी प्लीज कहिए। आपने जो भी बोला जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप पूरा जो मेरा वक्तव्य है उसको सुने। आप अगर जो आपने कहा अभी, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट, जो मेरे बारे में कहा, अगर उसके बाद भी आप ही का जजमेंट, मैं थर्ड पार्टी नहीं कहूंगा, अगर आप ही का ये जजमेंट होगा, पनिशमेंट भी आप तय करेंगी और मैं इसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। योर पनिशमेंट एज ए जेंटलमैन और आपका एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज एंकर होने के नाते। बट अगर इफन बट लेके एक वीडियो को डॉक्टर करके एडिट करके कट एंड पेस्ट करके, मैंने नेवर नालायक किसी को कभी नहीं कहा। वहां पे आप बार बार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्ड वीडियो, लेकिन सर मैं जितना हिस्सा चला रही हूँ सर, ये डॉक्टर्ड वीडियो तो इसको नहीं कहा जा सकता है ना। ये तो एक फ्लो में आप ये तमाम बातें बोलकर, आप चाहे सर मैं दोबारा ये हिस्सा सुना सकती हूँ, मैं दोबारा ये हिस्सा सुना सकती हूँ। क्योंकि आप साफ कह रहे हैं सर कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ सबने देखा, ये आप कह रहे हैं सर। एडिटेड कट एंड पेस्ट वीडियो में मेरे ध्यान से बोले, एक वीडियो नहीं है, दिस इज नॉट वन वीडियो, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। एक लेवल नहीं बोला गया, दिस इज माय वेरी नीट एंड सिंपल सबमिशन। मैडम आप मेरा ध्यान है, ये मैंने बोला है वाकई। वहां पे किसी ने बोला कोई नोटिस देने आएगा, मैंने कहा भाई इसको समझ नहीं होगी, नालायक होगा, वो एक वक्त किसी और संदर्भ में, इनको नहीं कहा, नॉट एट ऑल। नोटिस देने को स्थानीय प्रशासन का मुलाजिम गया होगा। दिस इज अ कट एंड पेस्ट वीडियो। मैंने उसके जवाब में कहा, मैंने तो उसको पता होगा, नालायक होगा, सोया होगा, पता नहीं होगा उसको, जब उसको कानून का देखिए, वेरी सिंपल कि लोगों की जमीन लेनी तो उनको मुआवजा दिया जाए, वेरी सिंपल। पर नोटिस दे रहा स्थानीय प्रशासन, इंडियन एयरफोर्स कर नहीं रहा। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद सड़क चोरी करने का काम किया गया। बहुत शुक्रिया पठाने साहब हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर आई वो खबर देख सुनकर तो जाहिर सी बात है हर हिंदुस्तानी का खून खौलेगा, क्योंकि पहली नजर में ये खबर ऐसी लगती है कि सीधे सीधे सेना के शौर्य और पराक्रम पर एक सवालिया निशान लगा रहा है नेता। खबर पक्की है, तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक के मामले में आज फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये सुनवाई अब ऐसे वक्त में हो रही है जब तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव, उनका रिश्ता सुर्खियों में है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव की कई तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसके बाद सियासी बवाल भी खड़ा हुआ है। तेज प्रताप को पार्टी से और घर से उनके पिता लालू प्रसाद यादव, जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अलग कर दिया है। तमाम चीजों को देखते हुए सिविल कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक के केस में आज सुनवाई का दिन है। 2018 में दोनों की शादी हुई थी और शादी के चंद महीने बाद ही दोनों में अलगाव की खबरें सामने आने लगी थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि अब नौबत तलाक की आ गई है और ये तलाक का केस जिसकी सुनवाई चल रही है, आज इस मामले में सुनवाई की तारीख है। पटना फैमिली कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई होगी। तो आज सुनवाई होनी है इस मामले में और देखना होगा कि अदालत में जो कुछ डेवलपमेंट्स इस दौरान हुए हैं, जिस तरीके से वो तस्वीरें और खुद पहले एक कबूलनामा तेज प्रताप की तरफ से आना कि पिछले 12 साल से वो रिलेशनशिप में, रिश्ते में हैं एक लड़की के साथ जिसका नाम अनुष्का यादव है, और उसकी तस्वीर साझा करना, हालांकि बाद में उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि तस्वीर उन्होंने साझा नहीं की, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हैक हो गया या फिर वो AI से बनी हुई तस्वीर है। पर इसको लेकर परिवार के भीतर भी वो घिरे, पार्टी से भी उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। और अब आगे अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के OSD संजीव सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए। OSD संजीव सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए CM योगी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने संजीव सिंह के खिलाफ जांच की मांग कर डाली है। अमिताभ ठाकुर ने CM को चिट्ठी लिखी है। CM के ही OSD पर गंभीर आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी, जांच की मांग की। संजीव सिंह का
दो सॉफ्टवेयर कंपनीज साइबर सिस्टम एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और साइबर वे सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से गहरा संबंध। ये कंपनियां चीनी मिलों से गन्ने की तौल से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाती हैं। इन कंपनियों के सॉफ्टवेयर में चीनी मिलों में गन्ने की घट तौली की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे गरीब किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। वहीं चीनी मिल मालिकों को 20 से 30% अतिरिक्त मुनाफा हो रहा है। ठाकुर ने दावा किया है कि संजीव सिंह का इन कंपनियों से अप्रत्यक्ष जुड़ाव है। साइबर सिस्टम में उनके परिवार के 2 लोग डायरेक्टर हैं, जबकि साइबर वे सिस्टम में उनके कर्मचारियों को डायरेक्टर बनाया गया है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है 2019-20 में गोरखपुर, बलरामपुर और अंबेडकर नगर में इन कंपनियों के खिलाफ 4 मुकदमे भी दर्ज हुए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अमिताभ ठाकुर ने मांग की है जांच किसी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से करवाई जाए और खुद सीएम इस जांच की निगरानी करें। उन्होंने मांग की है आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो संजीव सिंह को तत्काल ओएसडी के पद से हटा दिया जाए। और उत्तर प्रदेश में मदरसों पर हो रही कार्रवाई से बौखला गए हैं जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी। कह रहे हैं कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आएगी तो फिर याद कर लीजिए लड़ाई होगी जिंदगी और मौत वाली। कानपुर में मदरसा बचाओ कॉन्फ्रेंस में मदनी ने ये तमाम बातें कही। सही के लिए क्या है, मदरसा अपनी जाती जमीन में हो, इमारत मंजूरियां लेके बनाई गई हो, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट हो, बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जब तक ये नहीं है तब तक हम बचने के दूसरे तरीकों से, भाई अच्छा ठीक है वक्त दे दो हम इसे ठीक करा लेंगे। जो हो सकता है कानूनी सहारा कोर्टों का। और कई बार नेताओं की जुबान ऐसी फिसलती है कि बाद में पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। छत्तीसगढ़ के सीएम की जुबान भी ऐसे ही फिसल गई कि अब उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसली और कह दिया कि मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के नेताओं ने माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। सोशल मीडिया पर सीएम साय का ये बयान वायरल हो गया। कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को टीपी पढ़कर भाषण देना चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में जब्त पटाखों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के बाद पटाखों में धमाके शुरू हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी गर्म होती दिख रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना जिले के डायमंड हार्बर से सामने आई हैं, जहां पर थाने के पास अचानक ही आग के शोले भड़कते दिखे। जानकारी मिली कि यह आग जब्त किए गए पटाखों में लगी थी, जिसके बाद पटाखों के फूटने का सिलसिला शुरू हो गया। पटाखों की वजह से आग तेजी से भड़की। कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दी, तो वहीं पूरे इलाके में धुएं का गुबार भी देखने को मिला। पुलिस ने बताया कि अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें जब्त किए गए अवैध पटाखों को थाना परिसर के पास एक गोदाम में रखा गया था, लेकिन इसमें अचानक ही आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिखाई दिया। पुलिस सूत्रों ने इस हादसे में किसी के हताहत होने से इनकार किया है। पुलिस इसे हादसा बता रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूछा है कि हम मांग करते हैं कि ये जांच की जाए कि क्या आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन अवैध विस्फोटकों का भंडारण किया जा रहा था। और राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दिल्ली का स्वरूप नगर इलाका बीती रात फायरिंग की आवाज से दहल गया। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, खूनी अंजाम तक पहुंच गया। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, उसकी पत्नी बुरी तरह जख्मी है। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके की ये गली गोलियों की आवाज से गूंज उठी। बदमाशों ने एक दंपति को निशाना बनाया, घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर तौर पर घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक
दंपति के बेटे संदीप का आरोपी गोलू के साथ विवाद था। दोनों के बीच पैसों के लेन देन का विवाद था। पैसों के लिए गोलू 3 साथियों के साथ पहुंचा। संदीप के पिता और मां पर गोली चलाई। पिता अशोक की मौके पर मौत हो गई। मां रचना गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हमले के दौरान संदीप घर में मौजूद नहीं था, इसीलिए गोलू ने उसके माता पिता को गोली मार दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके वारदात के आसपास घेराबंदी की और सबूत की तलाश शुरू कर दी। वारदात की वजह से आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जो वारदात की वजह से खौफजदा दिखाई दिए। वहीं चारों हमलावर फरार हैं और पुलिस चारों की तलाश पे जुटी हुई है। मेरे जिठानी और मेरे बड़े भाई को घर में घुस कर गोली मारी है। मैं दूर रहती हूँ, बच्चों ने बताया। मेरी बेटी है वहाँ पे, जो मेरी जिठानी की लड़की है, उसने बताया कि चाची ऐसे ऐसे बात है कि गोलू ने गोली मारी है। बेटी ने बोला बकायदा। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हापुड़ में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कुमार को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लखनऊ में भी इनकाउंटर के दौरान एक लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नवीन कुमार को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि नवीन कुमार हापुड़ में किसी वारदात को अंजाम देने आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। जहां पहले नवीन कुमार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की गोली से बदमाश नवीन कुमार घायल हो गया। जहां से उसे पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे जो है गाड़ाबंदी करके जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने टीम पर फायर किए, तो आत्मरक्षा टीम ने कंट्रोल तरीके से फायरिंग की, जिसमें वो घायल हुआ और उसको अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए, जहां पर मृत घोषित हो गया। लखनऊ में भी पुलिस ने आलमबाग इलाके में कंडक्टर के साथ हुई लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी मध्य की सर्विलांस टीम की इस बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की गोली से अपराधी घायल हो गया। हालांकि उसका साथी शुभम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। और देखिए, उधर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हेली कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लेने का इशारा कर दिया है। चार धाम यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां पर अचानक ही हेली कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। किसी बात को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि मामला झड़प तक पहुंच गया। वो बंदा बाहर आएगा बाद, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से धक्का मुक्की हुई और इसमें दोनों ही पक्ष के कुछ लोगों को चोट आई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे हेली कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया, जिसके तहत सीओ केदारनाथ से मामले की पूरी जानकारी ली गई और फौरन ही मामले की जांच शुरू कर दी गई, जिसमें पता चला कि पूरे मामले ने एक पुलिसकर्मी की वजह से तूल पकड़ा था, जिसके बाद उस आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश जारी किए गए। दरअसल केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बुधवार को ही 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार की दरबार में हाजिरी लगाई और इस बीच जिस तरह से हेली कंपनी के कर्मचारी और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए, उससे तमाम सवाल खड़े हो गए थे, जिसे देखते हुए फौरन एक्शन लिया गया और तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। इस युवक का नाम अभिषेक बताया जा रहा है। इस युवक के पास से एक मोबाइल मिला है। मोबाइल में संदिग्ध जानकारियां हैं। आरोपी के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। कोर्ट में आज इस आरोपी को पेश किया जाएगा। अभिषेक नाम बताया जा रहा है इस युवक का। हिमाचल से इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसका मोबाइल, जिसमें कई संदिग्ध जानकारियां, मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जाहिर सी बात है, तो अब उसकी कोर्ट में पेशी होगी आज। अगली खबर राजस्थान से, जहां भीलवाड़ा में भीषण गर्मी के बीच बारिश की बूंदों ने कुछ राहत तो दी, लेकिन बारिश से पहले आए तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तूफान इतना प्रचंड था कि टोल का भारी भरकम टिन शेड कागज की तरह हवा में उड़ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का सीन है, लेकिन जैसे ही टिन शेड उड़ा, उसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं, जो टोल कटाकर आगे जाने की तैयारी में थी। लेकिन टिन शेड गिरने से कई गाड़ियां दब गईं। जब थोड़ी देर तूफान की रफ्तार थमी तो सामने बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं था। कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, तो कई लोगों को चोटें भी आईं। तूफान के दौरान एक गाड़ी में बैठी महिला को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों से एक अपील की। धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अन्नदाता केवल फसल उगाने तक सीमित ना रहे, बल्कि विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए कृषि उत्पाद और पशुधन से जुड़े व्यापार में भी वो शामिल हो जाएं। ये अपील उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है इससे नहीं है। विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए, जमीनी हकीकत देने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। ये निश्चित होकर रहेगा, पर इसमें किसान को दूरदर्शी बनना पड़ेगा। आज हमारा किसान उत्पादन तक सीमित है। अब समय आ गया है कि देश के सबसे बड़े व्यापार में जो कृषि उत्पाद से जुड़ा हुआ है, जो पशुधन से जुड़ा हुआ है, उसमें किसान अपनी भागीदारी बढ़ाए।